Hello students, welcome to our YouTube channel. I hope you are completely happy and healthy with your family. I am Rita Tomar, your English teacher. Today I am going to teach you the remaining part of figure of speech. Students, I have already uploaded 2 videos about the figure of speech and this is my third video. If you haven't watched my first and second videos, I suggest you to watch it first. So go ahead and start the topic. बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज का टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें से मैंने आपको 4 फिगर ऑफ स्पीच अभी तक पढ़ा दिए हैं और आज मैं आपको आगे के जो फिगर ऑफ स्पीच है वे आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आगे का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, उन्हें शेयर करें और दूसरों से भी कहें कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखिए बच्चों, जो आज का फिगर ऑफ स्पीच है वो है ऑक्सीमोरोन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। ठीक है, ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच यानी कि विरोधाभास अलंकार। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें 2 वर्ड ऐसे होंगे जो एक दूसरे के एंटोनियम होंगे। एंटोनियम यानी कि विलोम, यानी कि उल्टे। ठीक है, जो एक दूसरे के विपरीत होंगे और वे सेंटेंस में यूज हुए होंगे। ज़रूरी नहीं दोनों एकदम साथ साथ हो, वे कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, उनका अर्थ एक दूसरे के अलग होगा। जैसे कि आप यहाँ पर डेफिनेशन देख पा रहे हैं और मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ, हर फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन को आप अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में डेफिनेशन भी लिखने के लिए आती है। तो डेफिनेशन को देख लेते हैं। ऑक्सीमोरोन इज अ टर्म अप्लाइड टू a phrase which appears to be contradictory as stray with feeding and having nothing he hath all। देखिए बच्चों, क्या कहा गया है, यहाँ तक आपकी डेफिनेशन है, इसको आप लर्न करेंगे कि एक जो ऑक्सीमोरोन है यानी कि विरोधाभास जो है, ये जो टर्म है, ये जो शब्द है अप्लाइड, ये अप्लाई किया जाता है, लागू किया जाता है, लगाया जाता है टू अ फ्रेज, एक वाक्यांश में। ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है एक वाक्यांश में। एक ऐसा शब्द होता है ऑक्सीमोरोन, विरोधाभास ऐसा शब्द होता है या विपरीत शब्द ऐसा शब्द होता है जो एक वाक्यांश में प्रयोग किया जाता है और विच अपीयर्स टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी, जो प्रतीत होती है एक तरह का विरोधाभास। ठीक है, एक विलोम शब्द होता है जो क्या दिखाई देता है, एक विरोधाभास दिखाई देता है। क्या करने के लिए यूज किया जाता है, सेंटेंस को ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए हम उसके विलोम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लेंगे, एज स्ट्रेव विद फीडिंग। देखिए स्ट्रेव का मीनिंग क्या होता है, भूखा मरना होता है। फीडिंग का मतलब क्या होता है, खाना भरण पोषण करना होता है, किसी को खिलाना होता है। स्ट्रेव होता है भूखा मारना और या भूखा मरना, और फीडिंग क्या होता है, किसी को खिलाना या भरण पोषण करना। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है और एक सेंटेंस में आए हैं उसको ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए। इसलिए यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरोन है। अगर हम इस सेंटेंस की हिंदी के बारे में जाए, ट्रांसलेशन क्या है हिंदी में इसका, वो समझ लेंगे। एक फ्रेज है, एक वाक्यांश है, जैसे कि भुखमरी को दिखाई देता है एक खाना। एक तरफ भुखमरी और एक तरफ जो है संपन्नता होती है। जैसे जैसे भुखमरी और संपन्नता साथ साथ दिखाई देती है किसी जगह पर। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई एक बहुत अच्छी पार्टी चल रही है, वहाँ पे एक घर में तो बहुत ज़्यादा अच्छा खाना चल रहा है और उसी के बाहर एक भिखारी बैठा है जिसको एक रोटी खाने के लिए नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, भुखमरी और भरण पोषण का या संपन्नता का एक बहुत अच्छा जो तस्वीर है यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे बता देते हैं ना पॉइंट्स वगैरह, तो इस तरह से जैसे हम कह देते हैं कि भाई किसी के घर में मौत होती है और किसी के घर में क्या होती है, शादी होती है, तो वो एक तरह से क्या होता है, एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, विरोधाभास होता है। इसी तरह से क्या है कि भुखमरी और फीडिंग, एक घर में भरण पोषण है, एक घर संपन्न है और एक क्या है, उजड़ा हुआ है। आगे देखिए, एंड हैविंग हो नथिंग ही हाथ ओल। ये तो आपको याद भी होगा, आपकी पोएम की ही लाइन है, पहली पोएम की लाइन है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ की। क्या कि कुछ भी ना होते हुए वो सब कुछ रखता है, वो सब कुछ रखता है। ये 12th क्लास की पोएम की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। उसकी जो पहली पोएम है उसकी पंक्ति लाइन है, ये लास्ट वाली लाइन है, और कुछ भी ना होते हुए उसके पास सब कुछ होता है। देखिए कुछ भी नहीं है और सब कुछ है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है, बिल्कुल जो है यहाँ पर विरोधाभास दिखाया गया है। या तो
ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो एक दूसरे के विलोम शब्दों का प्रयोग करता है। और एग्जाम्पल देख लेंगे। किंग जेम्स वॉज द वाइजेस्ट फूल इन क्रिश्चियनडम। क्या कह रहे हैं कि जो किंग जेम्स है वो बिल्कुल जो ये ईसाई धर्म है उसमें सबसे बुद्धिमान मूर्ख है, सबसे बड़े मूर्ख है। वाइजेस्ट फूल का मतलब पढ़े लिखे होते हुए भी या सब कुछ होते हुए भी वे मूर्खतापूर्ण कार्य करते, तो वाइजेस्ट फूल कहा गया। वाइजेस्ट बुद्धिमान होता है, सबसे बुद्धिमान, और फूल भी कह दिया, तो दो विलोम शब्द दे दिए हैं किसी बात को ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हुए। आगे देखिए, लाइफ इज बिटर स्वीट। बिटर क्या होता है? कड़वा होता है। स्वीट क्या होता है? मीठा होता है। तो क्या है? जिंदगी एक कड़वी मिठास है। तो ज़्यादा इफेक्टिव दिखाने के लिए यहाँ पर विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। और एग्जाम्पल देख लेंगे। हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड एंड फेथ अनफेथ केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू। कि उसका जो विश्वास था, उसका जो विश्वास था अविश्वास करने में, उसका अविश्वास करने का जो ये विश्वास था, और उसका जो सम्मान वो मानता था किसी का अपमान करने में, है ना, अपमान वाले लोगों के साथ रहने में, जो वो अपने सम्मान समझता था, रूट में जो समझता था, या जड़ थी जो उसके सम्मान की, अपने सम्मान को जो वो पाता था स्थायी, जो असम्मान के साथ खड़े होने में, और उसका जो अविश्वास में जो विश्वास था, उसने उसे जो है फॉल्सली मतलब झूठे रूप से, ठीक है, झूठे रूप से झूठे सच के साथ रखा, झूठे सच के साथ रखा, कि एक भ्रम में जिवाया। कहना क्या चाह रहे हैं कि उसकी जो ये गलत आदतें थी उसने उसको क्या किया, एक झूठे भ्रम में जिलाया कि भाई ये सब कुछ ठीक है, तू सबसे महान है, ये है वो है। तो ऐसे भ्रम में उसको जिलाया, क्या जीने के लिए मजबूर किया है। कौन कौन सा? कि उसका जो ओनर था वो ये सोचता था कि दूसरों का अपमान करने में, अपमानित लोगों के साथ रहने में ही है, ये समझता था वो। और जो उसका फेथ था वो ये था, वो किसी पे भी फेथ नहीं करता था, किसी पे भी विश्वास नहीं करता। और इन चीज़ों ने ही उसका क्या क्या किया, उसको झूठी सांत्वना दी, झूठा जो है सत्यता दी। आगे देखेंगे। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। देखिए, हास्ट होती है जल्दी, और लेस स्पीड होती है कम गति। यानी कि एक तो तेज़ गति दिखाई जा रही है, कम गति दिखाई जा रही है, कि जितनी जल्दी हम करेंगे उतनी ही देरी हमारे काम में होगी। जितनी जल्दी हम करेंगे, जल्दबाजी में जितना काम को करेंगे उतना ही वो गलत होगा, और उतना ही उसमें देर लगेगी। ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो ये भी क्या है? विरोधाभास है। अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दो टेल द सैडेस्ट थॉट्स। देखिए, स्वीट के मीनिंग भी बहुत सारे होते हैं, आपको पता है। स्वीट होते हैं मधुर, मीठा, या मनपसंद, या बढ़िया कह सकते हैं हम। वे हमारे जो मनपसंद गाने होते हैं, सबसे मधुर जो गाने होते हैं, वे ही होते हैं, वे ही होते हैं जो कि क्या करते हैं, सुनाते हैं सबसे दुखद जो विचार है उनको। तो सबसे प्यारे जो गाने लोगों को लगते हैं वे ही लगते हैं जो सबसे दुखद विचारों को एक्सप्लेन करते हैं। तो स्वीटेस्ट और सैडेस्ट दो एंटोनियम वर्ड का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच है। आगे देखेंगे। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। ओपन और सीक्रेट, ओपन होता है खुला हुआ या बिल्कुल साफ साफ, और सीक्रेट होता है रहस्य। तो दो अपोजिट वर्ड यहाँ पर आए हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा है? ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसकी हिंदी क्या निकलती है? कि ये एक खुला रहस्य है। जैसे कहते हैं ना, खुली किताब है। ओ माइटी सीजर दाउ दोस्त दाउ बी सो स्लो। कि माइटी कह दिया और लो कह दिया, ठीक है, कि सो लो यानी कि बहुत, इतने लो, इतने कमज़ोर। लो का मीनिंग वैसे तो कम होता है या मंदा होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग जो होता है कमज़ोर निकलता है। और इसका माइटी का तो मीनिंग होता है ये ताकतवर। अरे ताकतवर सीजर, डज डज दोस्त का मीनिंग डज, दाव का मीनिंग यू, बी यानी कि बनना, सोलो यानी कि इतने कमज़ोर। अरे शक्तिशाली सीजर, क्या तुम होते हो इतने कमज़ोर? क्या तुम इतने कमज़ोर होते हो या इतने कमज़ोर हो? लव गिव्स अ प्लीजिंग पेन। प्यार देता है एक सुखद दर्द। प्यार एक क्या करता है? मीठा सा दर्द देता है। तो यहाँ पर प्लीजिंग तो होता है मीठा या सुखद, और पेन होता है दर्द। तो ये दोनों क्या है? एंटोनियम है, इसलिए यहाँ पर क्या है? ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच है। आगे देखेंगे। दिस आइडली बिजी रोल्स देयर वर्ल्ड अवे। देखिए, आइडली होता है आलस्यपूर्ण या आलस वाला,
और बिजी होता है व्यस्त। कि आलस में जो व्यस्त है यानी कि कहने का क्या है, जो धीरे धीरे काम करने का जो वो है उसका आइडली यहाँ पे आलसी कर दिया, और बिजी यहाँ पर जो है क्या कर दिया, यहाँ पर व्यस्त कर दिया। तो दो एंटोनियम यहाँ पर प्रयोग हुए, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है। और आइडली का हमेशा जो फिगर ऑफ स्पीच वो एंटोनियम होता है वो बिजी होता है। तो एक आलसपूर्ण जो व्यस्तता है किसी आदमी की, रोल्ड देयर वर्ल्ड अवे। रोल्ड मीन्स यहाँ पर देखिए अलग एक जगह रोल और आएगा आपका, रोल्स। ठीक है। रोल का मीनिंग इसके यहाँ पर इसका मीनिंग निकलता है दूर ले जाना। एक वर्ड के बहुत मीनिंग होते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। दूर ले जाना, देयर वर्ल्ड उनके संसार को, रोल मीन्स ले जाना, अवे मीन्स दूर, देयर वर्ल्ड उनके संसार को। तो ये जो आलस्यपूर्ण जो ये व्यस्तता है ये उसके संसार को, उनके संसार को उनसे दूर ले जाएगी, यानी कि संसार को उनसे दूर कर देगी। जब ये धीरे 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 लगे रहेंगे तो वे किसी से बात नहीं कर पाएंगे, उनके बीच में बैठ नहीं पाएंगे, उनकी सुन नहीं पाएंगे, तो संसार तो अपने आप ही दूर हो जाएगा। अब चलते हैं हाइपरबोले की तरफ। हाइपरबोले क्या होता है, ये होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति तो आप जानते ही है कि किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना कि ये तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति होगी, बहुत फेंक रहा है। तो फिगर ऑफ स्पीच का काम ही यही है कि बात को इंटरेस्टिंग करना, बहुत अच्छे तरीके से पेश करना। तो हाइपरबोले क्या करता है, किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बोलता है कि वो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा होना। इतना बढ़ा के बोल देते हैं हम जब हम किसी बात को कि वो संभव ही नहीं है ऐसा होना, तो उसको हम हाइपरबोले कहते हैं। और कहते कि हम इतना बढ़ा चढ़ा के उस बात को ज़्यादा इफेक्टिव दिखाने के लिए, उसमें ज़्यादा जो हम व्यापकता दिखाना चाह रहे हैं उस काम के होने की, वो दिखाने के लिए हम हाइपरबोले का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे इसकी। बाय दिस फिगर थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर एज और लेसर, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। देखिए ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, इस फिगर ऑफ स्पीच के द्वारा चीज़ों को दर्शाया जाता है, उतना बड़ा या उतना कम, उतना ज़्यादा या उतना कम, उतना बढ़िया या उतना बेकार, उतना अच्छा या उतना बेकार, जितने की देन में जितने की वे है, जितने की वे है उनसे ज़्यादा क्या किया जाता है, उनको बढ़ाकर जो है अच्छा या बुरा दर्शाया जाता है। ग्रेटर यानी कि ज़्यादा अच्छा, लेस यानी कि कम, ग्रेटर यानी कि ज़्यादा बढ़िया, और लेस बेटर यानी कि कम बढ़िया। ठीक है। और वर्स यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बेकार दिखाया जाता है इस फिगर ऑफ स्पीच के द्वारा। इस फिगर ऑफ स्पीच के द्वारा चीज़ों को दिखाया जाता है ज़्यादा, जितनी की वे महान नहीं है या जितनी की वे अच्छी नहीं है उससे ज़्यादा अच्छी दिखाई जाती है, जितनी कम वे अच्छी नहीं है उतनी उससे ज़्यादा कम अच्छी दिखाई जाती है, जितनी वे बुरी नहीं है उससे ज़्यादा बुरी दिखाई जाती है इस फिगर ऑफ स्पीच के द्वारा। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। सी वेप्ट वो रोई, ओशियन ऑफ टीयर्स यानी कि क्या समुद्र भरे हुए आंसुओं से, या ये कह देंगे उसने रो रो के आंसुओं के समुद्र भर दिए। तो कोई रो के आंसुओं के समुद्र नहीं भर सकता। ओशियन होते हैं महासागर, महासागरों को कोई नहीं भर सकता है। तो यहाँ पर क्या किया, उसके रोने को ये दर्शा दिया कि बहुत ज़्यादा रोई, उसके रोने को ज़्यादा दिखाने के लिए हमने यहाँ पर अतिशयोक्ति कर दी, इसलिए यहाँ पर हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई रो रो के महासागरों को भर दे। तो ये क्या है, ये हाइपरबोले है। आगे देखेंगे। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे। कि जो बेलिंडा थी वो हंसती थी, स्माइल हंसती थी, और जो ये सारा संसार था ये क्या हो जाता था, पर्सन हो जाता था, उसके हंसते ही सारा संसार खुश हो जाता था, इतने अच्छे तरीके से वो हंसती थी। तो अतिशयोक्ति हो गई, पूरा संसार कैसे हंस सकता है किसी के हंसने पर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, हाइपरबोले है। आगे देखेंगे। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का जो युद्ध था, पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें नदियाँ बहा दी गई थी खून की। ठीक है। रिवर्स या ओ ब्लड यानी कि खून की नदियाँ, फ्लोड यानी कि बहा दी गई थी। तो पानीपत के युद्ध में खून की नदियाँ बहा दी गई थी। क्या ये संभव है, नहीं संभव है। बात को ये दिखाने के लिए कि बहुत ज़्यादा खून बहा था भाई, बेहद वहाँ पर लोग मरे थे, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति कर दी गई है। आगे देखेंगे। 10,000 सा एट अ ग्लैंस। 10,000 यानी कि 10,000 सा देखे, आई मैंने, एट अ ग्लैंस एक ही दृष्टि में, मतलब एक बार नज़र डालने पर मैंने
10,000 लोगों को देख लिया। तो क्या ऐसा संभव है? नहीं है। यहाँ पर अतिशयोक्ति हो गई कि मैंने एक बार में 10,000 लोग देख लिए। तो यहाँ पर हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच है। द वेव्स रोल्ड माउंटेन्स हाई। वेव जो होती है वे होती है लहरें। समुद्र की जो लहरें हैं वे क्या करती है? रोल्ड उठती है। यहाँ पर रोल का मीनिंग देखिए, उठना है। वहाँ पर क्या था? रोल का मीनिंग ले जाना था, धकेलना था, है ना। तो जो समुद्र की लहरें हैं वे उठती है माउंटेन्स हाई, यानी कि पहाड़ों के समान ऊंचाई पर। इतनी ऊंची उठती है समुद्र की लहरें जितनी ऊंचाई पर पहाड़। क्या ये संभव है? पहाड़ जितनी पानी की लहर उठ सकती है? नहीं उठ सकती। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति हुई, इसलिए यहाँ पर हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच है। आगे देखिए, आई हैव नोट सीन हर फॉर द एजेज। आई हैव नोट सीन, मैंने नहीं देखा है, हर उसे, फॉर द एजेज, यानी कि बहुत लंबे समय से यहाँ पर कहना चाह रहे, लेकिन क्या कह दिया? मैंने जो है उसे सदियों से नहीं देखा है। मैंने सदियों से नहीं देखा, मतलब सदियों तक तो कोई जी भी नहीं सकता। तो उन्होंने कह दिया सदियों तक नहीं देखा, सदियों से नहीं देखा। तो बात की अतिशयोक्ति हो गई। तो यहाँ पर कौन सा है? हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच है। ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। देखिए, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, पहले तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। ये जो लाइन ली गई है, ये ली गई है शेक्सपियर का ही एक बहुत ही अच्छा ड्रामा है, मैकबेथ। वो भी एक ट्रेजेडी है। उसमें जो किंग है उसकी हत्या की जाती है। डकन उनका नाम है, किंग डकन, और उनकी हत्या की जाती है। और उनकी हत्या जो है उनका एक वफादार आदमी करता है, और उसकी पत्नी उनको जो है क्या करती है, उसके लिए उनको एक्साइटेड करती है, वो उनको उकसाती है, कहती है कि उसकी हत्या करो और जो है फिर हम राजा बन जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो जब वो कर देती है, करवा देती है ऐसा, तो उसके माइंड पर इस चीज़ का इफेक्ट होता है, क्योंकि उसको उस आदमी में, वो जो राजा मरा है, अपने पिता की छवि दिखती है, और वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, और उसको ऐसा लगता है कि उसके हाथों पर अभी भी खून लगा हुआ है। तो उस टाइम वो ये लाइन बोलती है। उसका नाम था लेडी मैकबेथ, ठीक है। तो जो लेडी मैकबेथ है वो ये लाइन कह रही है, ऑल द परफ्यूम्स, की सारे ही जो परफ्यूम है ऑफ अरेबियन, अरेबिया की जो है ना, अरेबिया के जो सारे परफ्यूम है, विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, वे मीठा नहीं कर सकते, सुगंधित नहीं कर सकते इस मेरे छोटे से हाथ को, मेरे छोटे से हाथ को नहीं धो सकते, साफ़ नहीं कर सकते हैं अरेबिया के, चाहे कितने भी ज़्यादा जो है समुद्र क्यों ना हो, चाहे कितने भी ज़्यादा परफ्यूम क्यों ना हो, मेरे इस छोटे से हाथ को साफ़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति हो रही है, मतलब सारे ही जो परफ्यूम है अरेबिया के, सारे परफ्यूम कौन लेके आएगा? कोई भी नहीं लेके आएगा। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हाइपरबोले। द मैन इन द केव हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 1,000 एलिफेंट्स, कि वो आदमी जो केव के अंदर है, गुफा के अंदर है, उस रखता है, या उसके रखता था, या उसके अंदर थी, द स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति, ऑफ 10,000 एलिफेंट्स यानी कि 10,000 हाथियों की, कि वो आदमी जो गुफा के अंदर था उसके अंदर 10,000 हाथियों की शक्ति थी। क्या किसी के अंदर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? यहाँ पर हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि बात को बढ़ाकर कहा गया है, उसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए बढ़ाकर कहा गया है। वो आदमी ताकतवर तो होगा, लेकिन ये संभव नहीं है कि किसी इंसान के अंदर 10 हाथियों की शक्ति हो। आगे देखेंगे, ये आपका 7th और लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है, इसे देखेंगे। इसे बोलते हैं ओनोमेटोपोइया। इसमें क्या होता है बच्चों? जिस इंसान के, जिस वस्तु के, जिस जानवर के बारे में हम बात करते हैं, उसके साउंड को भी यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की जाती है। उस साउंड को रखा जाता है। कोशिश क्या की जाती है? उस साउंड को रखा जाता है, ठीक है। साउंड यहाँ पर हमें सजेस्ट करता है कि उस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में ध्वनि वर्धक या ध्वनि सूचक फिगर ऑफ स्पीच। डेफिनेशन को देखेंगे। द फिगर ऑफ स्पीच सिग्निफाइज द दिस फिगर ऑफ स्पीच सिग्निफाइज द यूज ऑफ वर्ड दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द साउंड इट इज इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट। ये फिगर ऑफ स्पीच इशारा करते हैं या संकेत करते हैं उन वर्ड्स के प्रयोग की तरफ जो कि बनाए जाते हैं उनके साउंड से जानबूझकर, ठीक है, उनके साउंड को दिखाने के लिए जानबूझकर बनाए जाते हैं ऐसे फिगर ऑफ स्पीच जिनमें हम किसी व्यक्ति, किसी इंसान, किसी
प्राणी के जो साउंड होते हैं उनसे कुछ ऐसे वर्ड बना लेते हैं जो उनकी तरफ संकेत करते हैं, उन प्राणियों की तरफ, उन वस्तुओं की तरफ, उन इंसानों की तरफ, और जानबूझकर उनका प्रयोग किया जाता है भाषा को क्या करने के लिए, ज़्यादा रोचक बनाने के लिए। सच वर्ड आर थर्ड, पफ पफ एंड वाओ वाओ। तो देखिए ऐसे कुछ वर्ड यहाँ पर एग्जाम्पल में दिए हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे वाओ वाओ किसका साउंड होता है, ये डॉग का होता है। तो यहाँ से किसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, डॉग को। भाषा को रोचक दिखाने के लिए इनका प्रयोग भी किया जाता है। और जब साउंड का प्रयोग किया जाता है भाषा को रोचक दिखाने के लिए, तो वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, ओनोमोटोपेया। देखेंगे आप कुछ एग्जाम्पल्स। द मरमरस हार्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईज। देखिए मरमरस हार्ट ऑफ फ्लाइज मतलब एक दिल को किस तरह से बता दिया, शाम के टाइम पर, समर की इवनिंग में, समर की शाम में जो दिल है वो बिल्कुल जो है मक्खियों की तरह भिन भिना रहा है, ये दिखा दिया, क्योंकि ये मरमरस जो होता है फ्लाइज के साउंड होता है। आगे देखेंगे। रैंड विद tremendous sound your ears edge with gun, drum, trump, blunderbuss and thunder। रैंड फट जाने दो या चिर जाने दो, विद ट्रेमेंडियस यानी कि भयानक या तीव्र आवाज़ वाले, साउंड यानी कि आवाज़ से, तीव्र गति वाली आवाज़ से फट जाने दो योर ईयर्स अपने कानों को, एज विद गन जैसे कि गन की आवाज़ से, ड्रम की आवाज़ से, ट्रम्पेट यानी कि नगाड़े की आवाज़ से, और ब्लंडरबस होती है छोटी बंदूक, एंड थंडर और बिजली की आवाज़ से। जैसे ये भयानक आवाज़ लगती है क्योंकि जब ये आवाज़ होती है तो हम लोगों के मन में भय उत्पन्न होता है। तो ये भयानक आवाज़ें जो है इतनी तेज़ हो जानी चाहिए कि इनकी जो चीख पुकार है उनसे जो है कानों को फट जाने दो इनकी भयानक आवाज़ से। आगे देखेंगे। आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक। आई हर्ड मैंने सुना, वाटर लैपिंग पानी की कलकल को या छल छल को, ऑन द क्रैक किस पर, पत्थर पर, मैंने पत्थर पर पानी की उसको सुना। तो पानी की आवाज़ क्या दे दी, लैपिंग। इसमें देखिए रिपल दे दिया, यहाँ पे रिपल क्या होती है, लहरें, है ना। एंड द लॉन्ग रिपल वॉज्ड थ्रू द रीड्स। तो ये जो लंबी लंबी लहरें हैं वे क्या करती है, धोती है किनको, जो लकड़ी की जो सरकंडे हैं उनको धोती है। आई चैटर चैटर एज आई फ्लो। चैटर चैटर होता है बड़बड़ाना। तो यहाँ पर फिर से साउंड आ रहा है इंसान का। तो यहाँ पर कौन सा फिगर है स्पीच हो, ओनोमोटोपेया। टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर मतलब जो भरी हुई, पानी से भरी हुई जो नदी है उसे ज्वाइन करने के लिए मैं बड़बड़ाता हुआ, तो मतलब एक धुन में भागा जा रहा था। आई बैबल ऑन द पेबल। देखिए बैबल भी एक साउंड होता है, जब पानी जो है पत्थर पर जाकर लगता है तो एक आवाज़ निकलती है कल कल की, उसको हम बोलते हैं बैबल। तो यहाँ पर क्या, पानी की आवाज़ को इंडिकेट किया गया है। तो मैं पानी की तरह, जैसे पानी पत्थर से टकराता है और आवाज़ करता है, ऐसे ही मैं जो है टकरा कर जो है आवाज़ की, मेरे अंदर जो इमोशंस आए उन्होंने ऐसे ही आवाज़ की। एंड ब्यूटी बोन मरमरिंग साउंड, फिर से मरमरिंग देखिए साउंड है, आवाज़ है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है कि क्या कह रहे हैं, एंड ब्यूटी बोन, और सुंदर सा से जो पैदा हुआ, जो बुदबुदाने की आवाज़ है, सेल पास इनटू हर फेस, वो उनके जो चेहरे पर जो है आ जाएगी। मतलब जो एक बुदबुदाने का जो साउंड है वो उसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देगा उसके चेहरे तक आकर, ये कहने का आशय है। और यहाँ पर देखिए फिर से मरमर का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा वो है, ओनोमेटोपेया। आई हियर लेक वाटर लैपिंग फिर से आया है। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमोटोपेया। तो ये यहाँ पर आपके सारे फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाते हैं। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर। मैंने सुना जो लेक का वाटर था, जो झील का पानी था, लैपिंग कल कल करते हुए से, विद लो साउंड मंदी आवाज़ के साथ, बाय द शोर किनारे पर। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको इनका टेस्ट दूंगी, कई तरीके से आपका टेस्ट लिया जाएगा जो आपको देना होगा। थैंक यू, टेक केयर।